हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कोटला क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, लायबिलिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन ये जानेंगे कि क्रय यानी परचेज किसे कहा जाता है। नॉर्मली आप नाम से समझ गए होंगे कि परचेज क्या है। परचेज का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में जो आप गुड्स खरीदते हैं उसे आप परचेज कहेंगे। तो आप तो ये कहेंगे ये तो नॉर्मल बात है। बिल्कुल ये नॉर्मल बात ही है कि आप जब गुड्स खरीदेंगे तो उसी को परचेज कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि एसेट्स खरीदने को परचेज नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब आप एसेट्स खरीदेंगे और अगर आपको उसको परचेज के अंदर उसको लिख दिया तो एसेट्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। परचेज अकाउंट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा तो अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एसेट्स को एसेट्स के नाम से लिखना पड़ेगा और गुड्स को गुड्स के नाम से लिखना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रय का मतलब क्रय के अंतर्गत केवल आता है किसका क्रय? गुड्स का क्रय। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक लेन देन अपन लेते हैं, राम से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। अमाउंट में लिख देता हूँ, आगे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ ले लेते हैं। तो इस लेन देन की क्या एंट्री होगी? माल खरीदा यानी गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स खरीदा है आपने, तो खरीदा गुड्स, उसके लिए आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा? परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। यानी परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। और टू होगा जिससे आपने परचेज किया है, टू राम अकाउंट। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अपने परचेज को डेबिट किया है। वहीं अगर दूसरे लेन देन में अपन देखते हैं कि वहीं अगर अपन राम से मशीन खरीदी, ये लेन देन लेते हैं, यानी मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राम। अमाउंट कुछ भी ले लेते हैं, 20,000 रुपीज़, यहाँ पे भी लिख देते हैं जैसे अपन 10,000 रुपीज़। तो अब आपने यहाँ पे मशीन खरीदी, देखिए ये भी परचेज है और ये भी परचेज है, लेकिन यहाँ पे परचेज किसका है? गुड्स का, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे किसका परचेज है? मशीनरी का, इसीलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वही नाम राम अकाउंट, ठीक है। और जो भी अमाउंट है वो आगे लिख देंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ ये तो अभी आप नहीं जान पाएंगे। आगे बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप 11th क्लास में तो अभी आप नहीं जान पाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ, क्योंकि अभी अपन जर्नल पढ़ेंगे तो जर्नल में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, DRCR कैसे किया है। यहाँ पे केवल आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे मशीन को डेबिट किया गया है और यहाँ पे परचेज को डेबिट किया गया है। क्योंकि अभी भी मैंने ये कहा कि परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है ये माल खरीदा, गुड्स परचेज किया, है ना, गुड्स परचेज किया। एसेट्स परचेज नहीं, एसेट्स परचेज में एसेट्स का नाम आएगा, क्योंकि अगर आपको एसेट्स परचेज को भी आपने इसमें लिख दिया तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, जो गलत है। ये कहाँ जाना चाहिए? मशीनरी बैलेंस शीट में जानी चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्रय क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब परचेज का मतलब समझने के बाद अब अपन समझते हैं कि सेल्स क्या होता है। विक्रय यानी सेल्स। सेल्स आप सभी जानते होंगे कि अपन गुड्स जो परचेज करेंगे उसको बाद में क्या करेंगे? अपन अपने कस्टमर को सेल्स करेंगे, क्योंकि अपना काम ही यही है, गुड्स परचेज करना, सेल्स करना, परचेज करना और सेल्स करना। एक बिजनेसमैन का यही काम होता है। और जितनी उसकी सेल्स होगी उतना ही उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही उसकी बिजनेस मजबूत होगा। तो सेल्स का मतलब होता है गुड्स का सेल करना, लेकिन वही एसेट्स का सेल करना सेल्स नहीं कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए। जैसे मोहन को माल बेचा, यानी गुड्स सोल्ड टू मोहन। अमाउंट ले लेते हैं 15,000 रुपीज़। तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी? मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मोहन को सेल कर रहे हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपीज़। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे। मोहन को मशीन बेची, यानी मशीनरी
सोल्ड टू मोहन, अमाउंट 10,000 रुपीज़ दे देते हैं। चलो यहाँ पे अपन मशीन बेच रहे हैं तो मोहन अकाउंट तो डेबिट ही होगा, क्योंकि प्राप्त करने वाला व्यक्ति डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, तो मोहन अकाउंट डेबिट। टू मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं इसलिए वो हो जाएगा NCR हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपन ने मशीनरी लिखा है और यहाँ पे अपन ने सेल्स लिखा है। तो सेल्स का मतलब ये सेल्स होता है, सेल्स का मतलब एसेट सेल नहीं होता, क्योंकि वही वाली बात होगी, अगर आपने एसेट सेल करी तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, और अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेल्स क्या होता है। सेल्स के अंतर्गत केवल किसको लिखा जाता है? गुड्स सोल्ड को लिखा जाता है, यानी एसेट सोल्ड को सेल्स के अंतर्गत नहीं लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, परचेज सेल्स पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, क्रय वापसी मतलब परचेज रिटर्न। नाम से पता चल रहा है परचेज रिटर्न, यानी जो आपने गुड्स परचेज किया है उसको आपने रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया, उसको वापस लौटा दिया। क्यों लौटा दिया, क्यों रिटर्न कर दिया आपने? क्योंकि वो जो गुड्स आपने परचेज किया हो सकता है वो ख़राब हो, वो आपकी सही नहीं हो, तो आपने उसको वापस लौटा दिया, तो इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कौन करेगा? अपन खुद करेंगे, यानी अपन बिजनेसमैन हैं, अपन ने किसी और से गुड्स परचेज किया, क्योंकि अपना काम ही है परचेज करना और सेल्स करना, तो किसी और से अपन ने गुड्स परचेज किया है। अब अपने वो पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, टूटा फूटा था, ख़राब था, तो अपन ने जिससे परचेज किया उसको वापस लौटा दिया, तो इसे कहेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को आप ध्यान दीजिए, एक दूसरा नाम और है इसका, इसे और कहा जाता है जावक वापसी, यानी कहा जाता है इसे रिटर्न आउटवर्ड। तो ये जो मैं दूसरा नाम आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम स्टूडेंट्स इसका नाम ये जानते हैं, और कभी क्वेश्चंस में आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड क्या है और रिटर्न इनवर्ड क्या है। तो ध्यान से देखिएगा और याद भी रखिएगा कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब भी होगा वही है कि आपने जो गुड्स परचेज किया है वो गुड्स आपने वापस रिटर्न कर दिया है, तो यह रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ परचेज रिटर्न। तो चलिए अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न क्या होता है। विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो है वो परचेज रिटर्न का जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। कैसे? आपने अब गुड्स सोल्ड किया है, क्योंकि आपका काम ही है परचेज करना, सेल्स करना, तो आपने अब गुड्स सोल्ड किया अपने कस्टमर को, और कस्टमर को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, टूटा फूटा था, ख़राब था, या उसको पसंद नहीं आया, या हो सकता है कि जितना आपको माल भेजना था उससे ज़्यादा माल आपने गुड्स आपने बेच दिया, तो वो वापस आपको रिटर्न कर रहा है, तो इसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है सेल्स किया हुआ माल वापस आपको रिटर्न हो गया, तो ये सेल्स रिटर्न का जो गुड्स है वो आपके पास आएगा, और परचेज रिटर्न का गुड्स क्या करेंगे आप? किसी और को देंगे, क्योंकि आपने जिससे परचेज किया उसको वापस आप लौटा देंगे, और सेल्स रिटर्न में आपके पास जो है गुड्स आएगा। इसका भी दूसरा नाम है, इसको भी कहा जाता है आवक वापसी। आवक वापसी मतलब रिटर्न इनवर्ड। तो ये दोनों नाम जो हैं आपको याद रखने हैं। इसे सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहेंगे और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे, ये आपको याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि परचेज रिटर्न क्या है और सेल्स रिटर्न क्या है। तो स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ते हैं कि दायित्व यानी लाइबिलिटीज़ क्या होती है। ध्यान से देखिए, दायित्व यानी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जैसा नाम से पता चल रहा है, दायित्व यानी कर्तव्य, यानी वह अमाउंट, वह राशि जो आपको किसी और को देनी है वो आपकी लाइबिलिटी होगी। देनी क्यों है? क्योंकि आपने हो सकता है किसी से लोन लिया है, तो लोन का पैसा वापस आपको चुकाना है, पे करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है, तो उसे दायित्व कहा जाता है। लाइबिलिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी बाहरी दायित्व और आंतरिक दायित्व। तो इसको अपन एक एक करके समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले लेते हैं अपन बाहरी दायित्व को, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब वह लाइबिलिटीज जो आपको बिजनेस से बाहर पे करनी, यानी बिजनेस के अंदर पे नहीं करनी है, उसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहा जाता है। कैसे?
जैसे लोन, अब लोन में सारे लोन आ जाएंगे, जैसे बैंक का लोन है या किसी और व्यक्ति से या फाइनेंस कंपनी से आपने लोन ले रखा है तो वो सारे लोन इसमें आ जाएंगे। लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो या लोन चाहे लॉन्ग टर्म हो, यानी लंबे समय का लोन हो या कम समय का लोन हो, ये लोन के अंतर्गत आ जाएगा और सारे लोन इसमें आ जाएंगे। और लोन क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि लोन जो आपको बिजनेस के अंदर पे नहीं करना है, बिजनेस के बाहर कोई व्यक्ति है, कोई बैंक है, कोई फाइनेंस कंपनी जिसको आपको पे करना है, तो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। ऐसे ही आपके होता है इसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आप सभी जानते होंगे, लेनदार। लेनदार क्या होता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। लेनदार मतलब लेने वाले, यानी पैसा लेने वाले। क्रेडिटर्स यानी जिससे आपने माल जो है, गुड्स जो है उधार खरीदा है। तो आपने किसी व्यक्ति से उधार खरीदा है, तो आज तो आपने उधार खरीद लिया, लेकिन आज के बाद 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद आपसे वो पैसा तो मांगेगा, तो आप उसको पैसा देंगे, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? लेनदार कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो क्रेडिटर्स वह व्यक्ति है जिससे आपने उधार माल खरीदा था, तो उसको भी आपको पैसा देना है, तो ये भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिजनेस के बाहर पे करना है। इसके बाद आता है बिल्स पेबल। अब ये बिल्स पेबल क्या होता है? इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है दे बिल। बिल्स पेबल का मतलब ये होता है कि अपन ने जिससे व्यक्ति से माल खरीदा था, जैसे मान लीजिए अपन इस लेनदार के पास, व्यक्ति के पास गए, मान लीजिए इसका नाम मोहन है, इनके पास अपन गए और इनसे कहा कि भाई हम आपसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन हम अभी कैश आपको नहीं दे पाएंगे, हमें गुड्स जो है उधार दीजिए। तो अब अपन इनके पास गए उधार माल खरीदने के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि भाई हम आपको उधार तो सेल कर देंगे, परंतु आपको क्या करना पड़ेगा? हमें एक लिख के देना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर पे बिल बना के देना पड़ेगा, साइन करके, कि आप 2 महीने 4 महीने बाद हमें पेमेंट कर देंगे। तो अगर अपन ने किसी व्यक्ति को जिससे अपन माल खरीद रहे थे उसको लिख के दे दिया है कि 2 महीने 4 महीने बाद में पेमेंट कर दूंगा, तो वो अपने लिए क्या है? बिल्स पेबल है, यानी पेबल है, पे करना, जिसका पैसा आपको देना है, उसे कहा जाता है दे बिल। तो ये भी आपकी लायबिलिटी है, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है, बिजनेस के बाहर पे करनी होती है। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हिंदी में बता देता हूँ, अदत्वे। अदत्वे मतलब होता है कि वह एक्सपेंसेस जो अभी चुकाने थे, लेकिन अभी आप किसी कारणवश नहीं चुका पाए, आपके पास पैसा नहीं है, तो बकाया रह गए, उनको कहते हैं बकाया वे, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बाकी हैं, तो आगे न पीछे आपको कहीं ना कहीं तो चुकाने ही पड़ेंगे, तो वो भी क्या है? आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब वह लायबिलिटी जो बिजनेस के बाहर पे करनी होती है, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल लायबिलिटी पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है। हिंदी में कहा जाएगा आंतरिक दायित्व, मतलब इंटरनल लायबिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी आप नाम से याद रख सकते हैं कि बिजनेस के बाहर पे करना है, एक्सटर्नल यानी बाहर देना है। उसी प्रकार आप इंटरनल लायबिलिटीज़ को भी याद रख सकते हैं कि बिजनेस के अंदर पे करना है। अब बिजनेस के अंदर कैसे पे करना है? जैसे कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब तो आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। कैपिटल का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाएगा पूंजी, यानी बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस में कोई भी अमाउंट लगाता है, तो जब अमाउंट लगाता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है। देखिए मैंने उस टाइम पे आपको समझाया था कि बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, यानी अपन बिजनेस के अकाउंटेड है, बिजनेस मैन के अकाउंटेड नहीं है, बिजनेस के ओनर के अकाउंटेड नहीं है, अपन बिजनेस के अकाउंटेड है, बिजनेस की तरफ से सोचेंगे। तो बिजनेस के लिए क्या है? ये लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस के मालिक ने इसमें पैसा लगाया बिजनेस में, तो आगे नहीं पीछे कभी न कभी तो बिजनेस के मालिक को वापस ये पैसा लौटाना है, तो इसे कैपिटल। और ये कैपिटल क्या है? आंतरिक दायित्व, यानी बिजनेस के बाहर पे नहीं करना है, बिजनेस के अंदर जो मालिक है उसी को पे करना है, इसीलिए इसे इंटरनल लायबिलिटीज़ कहा जाता है। कैपिटल ही इंटरनल लायबिलिटीज़ होती है, कैपिटल के अलावा और कोई इंटरनल लायबिलिटीज़ आपके लिए नहीं होती है। या कभी कभी मान लीजिए ऐसा है कि एकाकी व्यापार है, छोटा बिजनेसमैन है, या पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में और एकाकी व्यापार में क्या होता है कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस को लोन दे देता है, बिजनेस को लोन दे देता है। तो बिजनेस के ओनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो वो भी इंटरनल लायबिलिटीज़ हो जाएगा। और सीधी सी बात यह है कि बिजनेस के जो ओनर की जो लायबिलिटी होगी, यानी बिजनेस के ओनर को जो आपको पे करना है वही कहलाएगा आपके आंतरिक दायित्व। इसमें प्रॉफिट भी आ सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपको बिजनेस के मालिक को देना है, तो प्रॉफिट भी इसके अंतर्गत आएगा।
प्रॉफिट भी आपको क्या करना है, बिजनेस के मालिक को देना होता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो इसे कहा जाता है इंटरनल लायबिलिटीज़। कैपिटल आपकी कोई सी भी हो सकती है, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो, कोई सी भी कैपिटल हो सकती है, वो इंटरनल लायबिलिटीज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की वीडियो में अपन आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।